हेलो गाइस, दिस इज मी मारूफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल S.M.Tuitions। तो गाइस, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और खास करके ऐसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स पेपर्स में आ चुके हैं और जिनका अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। आज जो चैप्टर हम लोगों ने पिक किया है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दिए हुए होते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज के नेम और आपको बताना होता है कि इन नेचुरल सोर्सेज में कौन सा टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, खास करके ऑर्गेनिक एसिड। तो लिखा हुआ है यहाँ पे टोमेटो, विनेगर और टैमरिंड। तो जो टोमेटो है, जो टमाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो उसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर जो है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और जो टैमरिंड है उसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, 15 ml of water and 10 ml of sulfuric acid are to be mixed in a beaker. State the method that should be followed with reason. What is the process? What is this process called? तो देखो यार, ये आपको लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेट करना है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हाउ एसिड एंड वाटर गेट एडेड और मिक्स्ड। कैसे हम एसिड और वाटर को मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो एसिड को कभी भी एसिड में कभी भी वाटर को मिक्स नहीं किया जाता है, बल्कि वाटर में एसिड को मिक्स किया जाता है और वो भी ड्रॉप वाइज। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पार्ट का क्वेश्चन कि द एसिड is to be added slowly in water to prevent the mixture to be splashed. The reaction is highly exothermic, therefore constant cooling should be done. और ये प्रोसेस जो है इसमें क्या किया जाता है कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डाला जाता है, क्योंकि अगर एसिड में वाटर को डाला जाएगा तो वो रिएक्शन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और चांसेस है कि जो बीकर है वो स्प्लैश कर जाएगा, फट जाएगा और एसिड बर्न हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को ग्रेजुअली ड्रॉप वाइज डालते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जो एसिड का स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करने के लिए उसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर के अंदर मिक्स करके, तो इस प्रोसेस को डिल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क्स। एंटासिड्स वर्क कैसे करते हैं। तो देखो यार, एंटासिड जो होते हैं वो बेसिकली बेसिस होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जो एसिड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो इसका आंसर है, हाइपर एसिडिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेस of hydrochloric acid in stomach. Antacid is basic in nature. It neutralizes excess of acid and gives relief from pain caused by hyperacidity. क्या होता है, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डाइजेशन में देखे हैं कि HCl रिलीज होता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि पेट के मीडियम को एसिडिक बना देता है। तो कई बार क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज होने के कारण क्या होता है कि पेट के अंदर का जो मीडियम होता है वो हाइपर एसिडिक हो जाता है और जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक फ्यूम्स जो नेक कैविटी जो है उसके अंदर आता है, जिसके कारण हम लोग वो बर्न भी कई बार कॉज कर देता है और नहीं तो बर्निंग फील होता है, सेंसेशन फील होता है स्किन में, जो इंटरनल स्किन है, और जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जिसको भी हाइपर एसिडिटी हो जाता है। तो उस केस में हम लोग को एंटासिड लेना पड़ता है या बेस लेना पड़ता है, जो क्या करता है एसिड के साथ रिएक्ट करके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो जो पेन हो रहा होता है हाइपर एसिडिटी के कारण उसको भी ठीक कर देता है, रिलीफ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन olfactory indicators. Name two substances which can be used as olfactory indicator. आपको डिफाइन करना होगा olfactory indicators क्या है। मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टा अकाउंट में, जो कि S.M.Tuition के नेम से है, उसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एक चार्ट जिसमें olfactory indicators के साथ साथ जितने भी इंडिकेटर्स हैं प्लस वो इंडिकेटर कैसे बिहेव करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में, वो अपलोड कर दिया है। तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं और मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ। डिफाइन olfactory indicators. olfactory indicators वो इंडिकेटर होते हैं जो अपने स्मेल में चेंज लाके ये इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है ना वो एसिड है या बेस है। इसका डेफिनेशन है, those substances whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators. और इसका एग्जांपल है onion and vanilla. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बी, choose strong acids from the following. आपको strong acid चूज करना है जो गिवन एग्जांपल है, जैसे कि CH3, COOH, H2SO4, H2CO3 and HNO3। तो देखो एसिड, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है ये पता कैसे चलता है।
तो कौन सा एसिड एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, वो पता चलता है कि जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो कितने H प्लस आयन देगा और उसके पास H प्लस आयन है कितने, ठीक है ना, मीन्स कितने H हाइड्रोजन कितना उसमें प्रेजेंट है, और जब उसमें वाटर वाटर में उसको डिसॉल्व किया जाएगा तो जो डिसोसिएट करेगा, टूटेगा, H प्लस आयन देगा, वो कितना H प्लस आयन देगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहला वाला जो एग्जांपल है CH3COOH, इसमें 4 हाइड्रोजन है, बट जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये CH3COO और H प्लस में टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है, यानी 4 है बट दे कितना रहा है, 1। वहीं दूसरी तरफ अगर आप HCl को देखोगे तो HCl में 1 हाइड्रोजन है और जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, उसके पास 1 था वो 1 में टूट गया, और यहाँ पे इसके पास 4 है बट 1 में टूट रहा है वो। इसका मतलब ये जो CH3COOH है वो वीक है एज कम्पेयर टू HCl, ठीक है ना। और ऐसे भी आपको याद कर लेना चाहिए कम से कम कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कौन कौन से वीक बेस हैं, और कौन से वीक एसिड हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 और HNO3। HNO3 पूरा H प्लस आयन एक सिंगल H है वो दे देता है, और H2SO4 दोनों दे देता है, यानी H2SO4 एंड HNO3 दोनों फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं जब उनको वाटर डिसॉल्व किया जाता है, वो डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली, इट मींस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला जो बहुत अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्टेट रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको रीजन देने होते हैं और कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो है टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। ऐसा क्यों? तो टैप वाटर कंटेन्स आयंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस। जो टैप वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम लोग हार्ड वाटर भी बोलते हैं, और यही जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कैरी करता है। और डिस्टिल्ड वाटर प्योर होने के बाद क्या होता है, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो रिमूव कर दिया जाता है, और वो जो होता है उसमें अब कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में जब आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कोई नहीं करेगा और फिर कंडक्टिविटी नहीं होगा, तो इसलिए टैप वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड whereas dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। अब बात यहाँ पे ये समझने वाला है कि देखो कौन रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड स्टेट में है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि H प्लस आयन जब वो देगा तभी वो रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और H प्लस आयन वो कब देगा, तो H प्लस आयन वो तब देगा जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आप देखोगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑलरेडी प्रेजेंट, एसिड बेसिस साल्ट चैप्टर में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि जो ड्राई गैस जो होता है वो अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोई भी एसिड का, तो वो पीएच को कन्वर्ट नहीं, वो लिटमस को कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं होता है तब तक वो रेड कन्वर्ट नहीं होगा, और डिसोसिएट करने के लिए आपको उसको एक्वस स्टेट में लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ डाइल्यूट के फॉर्म में दिया हुआ, यानी उसमें वाटर ऐड किया गया है। तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो नहीं कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ड्राई हाइड्रोजन गैस जो है वो ड्राई है और वो वाटर उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो H प्लस और Cl माइनस में नहीं टूट पाएगा, और जब वो नहीं टूट पाएगा, H प्लस आयन नहीं दे पाएगा, तो वो कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा रेड में, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके सेकंड वाला जो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर, उसी में तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो ड्यूरिंग समर सीजन a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk। तो देखिए जो मिल्कमैन होते हैं खास करके उनके पास फ्रिज तो नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर या और कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होता है जिससे वो प्रिजर्व कर सके मिल्क को। तो जब उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिल्क बच जाता है और रात के टाइम में वो सेल नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ बेकिंग सोडा मिला देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो बेकिंग सोडा है वो आपका बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो असल में जो मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है वो रात में क्या होता है, उसको खट्टा कर देता है, और दूध जो होता है वो सौर हो जाता है, फट जाता है। तो उसको नहीं वैसा होने के लिए, वो नहीं सौर हो, वो नहीं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, उसके लिए वो क्या किया जाता है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दिया जाता है, ताकि अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो तो वो बेकिंग सोडा के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए और मिल्क जो है वो फ्रेश रहे, प्रिजर्व रहे, और उसका टेस्ट और जो नेचर है वो बिगड़े नहीं। नेक्स्ट है for a dilution of acid is added into water, not water into acid। once again ये repeat question है, already इस लेक्चर सीरीज में वो हो चुका है कि क्यों ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए
एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाया जाता है ताकि वो कूल होता रहे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो पाए। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया इज बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अमोनिया जो बेस है बट स्टिल वो कंटेन नहीं करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं OH को, ठीक है ना। तो अमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म H-, देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर। तो अमोनिया जो होता है वो जब डिसोसिएट होता है तो वो OH नहीं देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें OH नहीं होता, NH3 होता है। तो NH3 में आप देख रहे हो O तो प्रेजेंट ही नहीं है। फिर जब O है ही नहीं और OH- नहीं दे रहा है तो फिर अमोनिया को हम लोग बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब डिसोसिएट होता है तो ये H- आयन देता है और इसीलिए ये बेसिक इन नेचर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। आपको बताना है कि जो बेकिंग सोडा है वो कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर में बेकिंग सोडा को इन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि पहला है एज एन एंटासिड, एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और थर्ड वन है टू मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो देखो यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेकिंग सोडा का, ये तीनों क्वेश्चन जो यहाँ दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी साल्ट का क्वेश्चन आएगा ना तो इसी तरीके से आएगा। उसमें मैंने बताया है कि 5x5 करके आपको याद करना है। टोटल 5 साल्ट आपको पढ़ना है और हर सॉल्ट का 5 चीज आपको याद करना है। सबसे पहला कॉमन नेम, दूसरा केमिकल नेम, तीसरा केमिकल फॉर्मूला, चौथा उसका मैन्युफैक्चरिंग और आखिरी उसका यूजेस। ये 5 चीज आपको सारे साल्ट का याद करना है। तो अगर 5 है और 5 सबका याद करना है तो 5x5 25 चीजें आपको याद करनी पड़ जाएंगी। और जिसमें बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। एज एन एंटासिड्स उसको कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है और बी पार्ट लिखा हुआ है कि हाउ इज वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। कैसे बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा ऑब्टेन किया जाता है बेकिंग सोडा से, और एक केमिकल रिएक्शन लिखना है जो इसको दर्शाता हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ए का 1 है वो ये है कि इट इज वीकली बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेस हाइपर एसिडिटी। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है वो वीक बेस के अंदर आता है और ड्यू टू इट्स बेसिक नेचर आप पढ़ोगे कि साल्ट का भी 3 टाइप होता है, ठीक है ना। 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। एक न्यूट्रल साल्ट होता है, एक एसिडिक साल्ट होता है और एक बेसिक साल्ट होता है, ठीक है। और उसके डेफिनेशंस भी हो सके तो याद कर लीजिएगा और एग्जांपल भी, ठीक है ना। तो ये जो बेकिंग सोडा है वो एक बेसिक सॉल्ट है, जिसके कारण ये बेस होने के कारण ये क्या करता है, जो एसिडिक नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो बॉडी के अंदर हाइपर एसिडिटी के केस में जो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ज्यादा HCl, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है अपना बेसिक नेचर के कारण। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा को एज एन एंटासिड यूज किया जाता है। सेकंड है कि इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे यूज किया जाता है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में। ये और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एज अ सिंगल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। आपको बोलेगा कि बेकिंग सोडा को यूज करके बताइए कैसे फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा को डिसॉल्व स्टेट में रखा जाता है और H2SO4 जो होता है वो एसिड को इस तरीके से रखा जाता है कि जब थ्रेड को खींचा जाएगा तो H2SO4 उसमें जाएगा। और आपको पता है जब H2SO4 उसके साथ रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा क्योंकि वहां पे प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होगा उसको वो रिमूव कर देगा। थर्ड है, इसको ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको ब्रेड और केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए ऐसे यूज किया जाता है कि क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं बेकिंग सोडा को तो वो क्या रिलीज करता है, CO2 और H2O रिलीज करता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो बी करके जो रिएक्शन दिया हुआ है 2NaHCO3 और उसको हीट किया गया है तो वो क्या दिया है, Na2CO3 दिया है प्लस CO2 दिया है और H2O दिया है, ठीक है ना। तो ये जो CO2 होता है वो निकलना चाहता है और निकलने के ड्यूरिंग में क्या होता है, जो ब्रेड और केक्स होता है उसमें वो ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होने के कारण क्या होता है, जो ब्रेड और केक होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप हो जाता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और वो फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है ड्यू टू H2O के कारण। तो इस तरीके से CO2 का जो लिबरेशन होता है जिसके कारण वो CO2 ट्रैप हो जाता है। और आप देखोगे कोई भी ब्रेड है या कोई भी केक है तो उसके अंदर आपको ये एम्प्टी स्पेसेस नजर आएंगे, गैप्स नजर आएंगे, स्मॉल स्मॉल पोर्स नजर आएंगे। तो एक्चुअल में वो CO2 गैस जो ट्रैप हो गया उसके कारण वो
क्रिएट हो जाता है वो होल्स वैसा, और जिसके कारण वो प्लफी एंड स्पॉन्जी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगला जो बी क्वेश्चन है वो वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिखा हुआ है, NaHCO3 को हीट किया गया तो Na2CO3 में कन्वर्ट हुआ है CO2 प्लस H2। फिर Na2CO3 को ट्रीट किया गया है 10H2O के साथ और वो Na2CO3 बन गया है डॉट 10H2O। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है Na2CO3 डॉट प्लस 10H2O और डॉट 10H2O में। यहाँ पे वो ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट के साइड में जो Na2CO3.10H2 है वो वहां पे वाटर जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में उसके साथ जुड़ गया है और अब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया है, और जो कि वॉशिंग सोडा है। बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट व्हिच ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर है, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। आपको नेचुरल सोर्स बताना है। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है, जिसमें कई बार आपको नेचुरल सोर्स और कई बार नेम ऑफ द एसिड लिखा होता है। एक बार आपको नेचुरल सोर्स बताना होता है और एक बार एसिड बताना होता है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल सोर्स बताना है जिसमें सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट हो। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज एंड गुआवा में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क या कर्ड में बोल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। और टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टामरिन में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम गिवन टू base that are highly soluble in water, give an example। तो all the soluble bases are called alkalis। सारे वो bases जो soluble होते हैं उनको alkalis बोला जाता है। give one example, एक example बताइए। तो NaOH जो है वो most commonly used alkali है, NaOH। how is tooth decay related to pH, how can it be prevented? तो देखो यार, पीएच जो है वो कैसे टूथ डिके से रिलेटेड है, ये आपका बायो वाला टॉपिक से भी कनेक्टेड है। होता क्या है कि जब हम लोग खाते हैं खाना, तो वो हमारे टीथ में प्रेजेंट जो इरेगुलरिटीज होता है उसमें खाना जाके स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, प्रेजेंट हो जाता है वो इरेगुलर गैप्स में। और वो जो फूड पार्टिकल्स होता है उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, और हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू एसिड्स। और हमारा जो दांत है वो मिलके बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि एक बेस है। और यहाँ पे जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, एसिड जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का जो लेयर होता है, व्हाइट लेयर जिसको इनामेल बोलते हैं हम लोग, उसको वो क्या करते हैं, कोरोड कर देता है और उसको हटा देता है, जिसके कारण ज्यादा वो होने से होल क्रिएट हो जाता है, कैविटीज क्रिएट हो जाता है हमारे टीथ में या टूथ में, और यही टूथ डिके कहलाता है। इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? तो आप ब्रश कीजिए ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, एक सुबह में एक रात में। जिससे क्या होगा कि जो पेस्ट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो जो एसिड प्रोड्यूस होगा माउथ के अंदर वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका जो दांत है वो सेफ रहेगा। तो इसका आंसर जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है वो ये है कि लोअर द पीएच मोर विल बी टूथ डिके। जितना ज्यादा पीएच कम होगा, पीएच कम यानी एसिडिक ज्यादा है, तो वो टूथ डिके होगा। एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट, वही जो इनामल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, वो एंड cause tooth decay। It can be prevented by brushing teeth for after every meal। ठीक है। अगला है, why does bee sting cause pain and irritation? Rubbing of baking soda on the sting area gives relief। How? तो once again same कॉन्सेप्ट इसके पीछे है कि जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और एसिड जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो जलन पैदा करता है, एक बर्निंग सेंसेशन काउज करता है, इरिटेशन काउज करता है। जब हम लोग बेकिंग सोडा को वहां रब करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेसिक इन नेचर है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा, तो वो बेसिक इन नेचर होने के कारण क्या होता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और एसिड का जब इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम लोग को रिलीफ मिल जाता है। गिव द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो जो बेकिंग सोडा है उसको जब हम लोग टार्ट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर में। वही लिखा हुआ है कि बेकिंग पाउडर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। ठीक है। अगला है, व्हाई केक एंड और ब्रेड स्वेल्स ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर, राइट केमिकल एग्जांपल। ऑलरेडी एक्सप्लेन है बट फिर देख रहे हो आप कि कैसे
जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं उसमें कितने सारे रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा लो कि जब इतने कम क्वेश्चंस में इतना ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर आप 10 टू 15 ईयर का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर डील कर लेते हो, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि केक और जो ब्रेड जो है वो कैसे स्वेल कर जाते हैं बेकिंग पाउडर ऐड करने में। तो वो इसलिए स्वेल कर जाते हैं क्योंकि 2NaHCO3 जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि बेकिंग सोडा है, उसको जब ऐड किया जाता है जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे केक ब्रेड में, तो वो क्या होता है जब उसको बेक किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसमें प्रेजेंट जो बेकिंग सोडा है वो रिएक्ट करता है और वो डिकम्पोज होता है Na2CO3 CO2 और H2O में, जिसके कारण H2 और CO2 रिलीज होता है। तो CO2 एक गैस है और वो गैस जब निकलने की कोशिश के ड्यूरिंग क्या करता है, वो पोर्स क्रिएट कर देता है उसके अंदर, जिसके कारण वो क्या करता है अपने साइड से स्वेल कर जाता है और स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बन जाता है। ये रीजन इसके बिहाइंड है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम गिवन टू बेसेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिवन एग्जांपल। वंस अगेन ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है। अगला है अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग ब्रेड। फिर से देखिए कितना सारा सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। Write the name of the powder, name its main ingredient, explain the function of each ingredient, write the chemical reaction। देखो इस तरीके से छोटा छोटा पॉइंट्स करके दिया हुआ है। तो ये जो पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है, तो ये पाउडर और कुछ नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर है, ठीक है ना। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसका इंग्रेडिएंट बताना है। तो इसका इंग्रेडिएंट क्या है, तो इसमें प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, जो कि लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ईच इंग्रेडिएंट का आपको फंक्शन बताना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 देता है जो कि सॉफ्ट और फ्लफी कर देता है, वहीं टार्ट्रिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसके बिटरनेस को जो कि सोडियम कार्बोनेट के कारण प्रोड्यूस होता है। तो सिर्फ अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो फ्लफी और सॉफ्ट तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम आएगा कि वो उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, वो बिटरनेस उसमें आ जाएगा। तो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं जो कि उसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट के कारण प्रोड्यूस हुआ हो। अगला है आपको रिएक्शन लिखना है जो ये दर्शाता हो कि हीट होने पे वो क्या होता है। तो वंस अगेन सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है। 2NaHCO3 हीट किए Na2CO3 में टूटा प्लस CO2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। मैंने अभी बताया बेसिक सॉल्ट है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। वंस अगेन दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इंडिविजुअली मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ दोनों को मिला के दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। और बेसिक सॉल्ट का एक मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। बेसिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है, तो सॉल्ट फॉर्म कब होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। तो जब एसिड और बेस मिलता है तो आपको बदले में मिलता है सॉल्ट। तो अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब बेस स्ट्रांग यूज किया गया होगा, और एसिड कमजोर होगा, वीक एसिड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत स्ट्रांग बेस है, ठीक है ना, और उसके साथ कार्बोनिक एसिड को इस्तेमाल किया गया है जो कि एक वीक एसिड है। तो जब भी वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो एक बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इट इज बेसिक सॉल्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। कैसे कन्वर्ट होता है यार, तो अभी हम लोगों ने देखा दो रिएक्शन है जिसके थ्रू ये कन्वर्ट होता है। पहला है 2NaHCO3 जो कि हीट करेंगे तो Na2CO3 CO2 प्लस H2O दिया, और फिर Na2CO3 है जो उसको ट्रीट करेंगे 10H2O के साथ, तो वो कंबाइन हो जाएगा, उसकी क्रिस्टल फॉर्मेट में चला जाएगा और वो प्रोड्यूस करेगा Na2CO3.10H2O जो कि वॉशिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द कॉमन सॉल्ट दैट यू यूज इन योर फूड। तो हम लोग जो फूड में इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट वो NaCl होता है, और वो कौन सा एसिड और कौन सा बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसका आंसर है कि HCl is acid and NaOH is base। तो NaCl बनाने में HCl एसिड के रूप में यूज किया जाता है और NaOH को बेस के रूप में यूज किया जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो NaCl है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि इसमें HCl जो यूज किया गया है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो यूज किया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें अगला उसी में है पहला पार्ट में कि राइट इट्स फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ दिस सॉल्ट।
तो फॉर्मूला इसका NaCl है और केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। नेम द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड, इसको कहां से ऑब्टेन्ड किया जाता है? तो इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है सी वाटर से। What is rock salt? Mention its color and the reason due to which it has this color. Rock salt is the common name of mineral halite. Its chemical formula is NaCl. It may be white or light blue or yellow depending upon the impurities present in it. तो ये जो NaCl है इसी को रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है क्योंकि रॉक जो सी का ये सेडिमेंट्री रॉक की तरह सी डिपॉजिट है ये, ठीक है। और NaCl जो है वो कलर के मामले में व्हाइट और आप बोल सकते हो ब्लूइश व्हाइट होता है, और खास करके थोड़ा सा जब मॉइस्चर वो गेन कर लेता है इन रेनी सीजन तो वो स्टिकी भी हो जाता है और येलो कलर का भी हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो गेन हो जाता है जिसके कारण, तो इसके कारण उसका कलर वेरी करता है, बट वो व्हाइट भी बोल सकते हो, लाइट ब्लू या येलो डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटीज और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन इट। सी है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ब्राइन, व्हाट राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट। तो देखो ब्राइन क्या है, ब्राइन और कुछ नहीं है बल्कि एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, ठीक है ना। जब NaCl को H2O के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो जो सॉल्यूशन कहलाता है उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। और जब ब्राइन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करवाते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो वो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। तो ये याद रखना, कई बार ब्राइन आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्राइन क्या है, ठीक है। तो ब्राइन और कुछ नहीं बल्कि आपका NaCl प्लस H2O का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और ये एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एक अननोन क्वांटिटी की तरह डील किया जाता है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी बताना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 का ही आया हुआ है, 2019 या 18 का मेरे को लग रहा है जहां तक याद आ रहा है। तो ड्राई pellet of base X when kept in open absorb moisture and turn sticky। बोला गया है कि एक ड्राई pellet है जो कि एक बेस है, ठीक है ना, और वो एक बेस है जो हमको नहीं पता, जिसको X माना गया है, जिसको जब ओपन रखा जाता है तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और स्टिकी बन जाता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, और इस चीज को फॉर्म किया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस से, ठीक है। राइट केमिकल नेम ऑफ फॉर्मूला X, केमिकल नेम बताइए उसका X का क्या है। डिस्क्राइब क्लोर अल्कली प्रोसेस बताइए, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दर्शाइए। उसके बाद नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन X इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है तो मैं इसको पार्ट में लेके चलता हूं। तो ये जो बेस X है वो और कोई नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। अच्छा, जिस क्लोर अल्कली प्रोसेस की बात की जा रही है वो हम लोग इसके जस्ट अबव क्वेश्चन में देखे थे कि ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में H2 और Cl2 भी लिबरेट होता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो अभी तक अगर आपको पता नहीं चला है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इसी को बोलते हैं और ये बहुत फेमस भी है, ठीक है ना। तो अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है आएगा लिखने तो ये लिख दीजिएगा, NaCl 2H2O को कंबाइनिंगली ब्राइन बोला जाता है, और जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो वो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 देता है, ठीक है ना। इसको क्लोर अल्कली क्यों बोला जाता है इसके पीछे भी लॉजिक है। क्लोर का मतलब क्लोरीन हुआ, ठीक है ना, तो क्लोराइड इसमें फॉर्म होता है। और सेकंड थिंग अल्कली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें NaOH फॉर्म हो रहा है, और ये जो NaOH है ना वो एक अल्कली, आपको पता है ये बेस है और जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है, यानी इसलिए ये अल्कली हो गया। तो इसलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोराइड और अल्कली यानी NaOH फॉर्म होता है, ठीक है। अगला जो उसमें पार्ट में लिखा हुआ था कि आपको बताना है डिस्क्राइब क्लोर अल्कली प्रोसेस के आगे नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन X इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा, तो NaOH और HCl को जब ट्रीट किया जाएगा तो वो NaCl प्लस H2 देगा और यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा। NaOH जो है वो एक बेस है और HCl जो है वो एक एसिड है, और बेस और एसिड का जब भी रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ है, जिसमें ये जो सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सेकेंड पार्ट है
2. While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added water and not water to the acid? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग डिल्यूशन जब करते हैं एसिड और वाटर का तो कैसे करेंगे। तो जब भी डिल्यूशन करेंगे एसिड और वाटर का तो हम लोग वाटर में एसिड को धीरे धीरे मिलाएंगे, ठीक है ना, ताकि वो आराम से धीरे धीरे कूल भी होता जाए। तो वाटर में एसिड को मिलाया जाता है वो भी ग्रेजुअली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि बॉटल बॉटल सब तोड़ ताड़ देगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है कुछ। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश व्हाइट पाउडर एंड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो देखो बार बार मैं बोलता हूं कि जो सॉल्ट है ना वो 5 सॉल्ट है जो उसका यूज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूज जब आपको याद रहेगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन में गेस कर पाओगे कि आखिर ये किस सॉल्ट की बात की जा रही है। तो डिसइंफेक्टिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर को तो एक ही सॉल्ट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में। तो अगर आप येलोइश व्हाइट नहीं भी पकड़ पाए तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सुन के आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये किसका बात हो रहा है, ठीक है ना। तो राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला। द केमिकल नेम इसका है ब्लीचिंग, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, इसको कॉमनली बोला जाता है। कैसे इसको मैन्युफैक्चर होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ट्रीट किया जाता है क्लोराइड के साथ या मिक्स की रिएक्ट करवाया जाता है क्लोराइड के साथ तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O देता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसका 2 यूजेस बताना है, तो इसको क्लोरोफॉर्म में यूज किया जाता है और इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। ये 2 इसका यूज है। बी पार्ट है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर क्लोरअल्कली प्रोसेस। तो अभी हम लोगों ने देखा क्लोरअल्कली प्रोसेस क्या था, तो वो जो ब्राइन होता है Na2NaCl प्लस 2H2O वो रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है जब उसको, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन में, तो वो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 देता है। Cl2 क्लोराइड है तो इसीलिए क्लोर वर्ड यूज किया गया और NaOH अल्कली है इसीलिए इसको क्लोरअल्कली प्रोसेस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंशन द pH रेंज within which our body works. Explain how antacids give relief from acidity. Write the name of one such antacid. Our stomach has pH equal to 2. हम लोग का जो स्टमक है वो pH 2 पे काम करता है जो कि एसिडिक है। क्यों? क्योंकि HCl रिलीज होता है और पेट का मीडियम को एसिडिक बना देता है। Antacid neutralizes excess of antacid क्या होता है, तो antacids are nothing but antacids are base actually, और ये बेस क्या करते हैं बॉडी में जाने के बाद एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिसके कारण हम लोग को हाइपर एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। राइट द नेम ऑफ वन सच एंटासिड। एक एंटासिड का नाम तो अभी हम लोग देखा था बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग सोडा लिख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. How does the pH will change? It turns to curd. जब वो दही में चेंज होता है दूध तो उसका pH कैसे चेंज होता है? Explain your answer. तो pH will decrease at it turns to curd. जब वो टर्न होगा कर्ड में, दही में कन्वर्ट होगा तो उसका pH घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूध जो होता है वो बेसिक होता है इन नेचर और आपका बेसिक बोल सकते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज भी किया जाता है एज एन एंटासिड, और जब वो कन्वर्ट होता है कर्ड में तो वो एसिडिक हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी वो सॉर हो जाता है इसलिए उसका pH घट जाता है और लैक्टिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does this milk take a longer time to set as curd? तो देखो मिल्कमैन जो होता है वो एडवांसली क्या करता है, पहले से क्या करता है, बेकिंग सोडा को उसमें ऐड कर देता है जो ताजा मिल्क होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि ये मिल्क को अगर ज्यादा टाइम तक छोड़ेंगे तो धीरे धीरे इसमें जब जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो जैसे जैसे उसका नंबर्स मल्टीप्लाई होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता चला जाएगा, और लैक्टिक एसिड जब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होगा उसको पहले से न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या ऐड कर देता है, तो उसमें ऐड कर देता है बेकिंग सोडा, और जिसके कारण वो धीरे धीरे करके कर्ड में सेट डाउन होता है। तो सी का एक्सप्लेनेशन है टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड एज बैक्टीरिया डू नॉट वर्क वेल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत स्लोली होगा। मेंशन द नेचर ऑफ टूथपेस्ट, हाउ डू दे प्रिवेंट टूथ डिके। तो टूथपेस्ट मैंने इससे पहले भी बोला कि टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और वो क्या करते हैं, जो माउथ में एसिडिक नेचर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर इनटू एसिड जो कि बैक्टीरिया करते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज कर देता है वो एसिड जो प्रोड्यूस हुए हैं माउथ में, और जिसके कारण टूथ डिके से प्रोटेक्ट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। अगला क्वेश्चन है
Crystals of substance changed their color on heating in a closed test tube but regained it after some time when they were allowed to cool down. Name the substance and write its formula and explain the phenomena involved. तो देखो यार ये जो कलर चेंज होता है ना वो एक तो मैंने बताया था कि कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। दूसरा याद रखना यार कि ये जो कलर चेंज होता है ना हीट और कूल में तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से और हाइड्रेटेड सॉल्ट से। ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं उनको हम लोग उनको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करते हैं हीटिंग के ऊपर, जब उनको गर्म किया जाता है तो वाटर बाहर निकल जाता है, तो उनसे जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है तो उनका कलर चेंज होता है। एट द सेम टाइम मॉइस्चर के प्रेजेंट में जब वो फिर से हीटिंग के बाद कूल होंगे तो वापस से वाटर गेन हो जाएगा उनके अंदर क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वंस अगेन उनका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट साल्ट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और वाटर क्रिस्टलाइजेशन गेन और लूज हो रहा है जिसके कारण कलर चेंज हो रहा है। तो एक कॉमन एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है CuSO4.5H2O जो है वो ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका CuSO4.5H2O का कलर ब्लू होता है। इट बिकम्स डर्टी व्हाइट ऑन हीटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो जो 5.5H2 है वो +5H2 यानी रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के कारण क्या होगा, निकल जाने के बाद क्या होगा, उसका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, क्रिस्टल हाइड्रेटेड सॉल्ट है और हाइड्रेटेड से वो एनहाइड्रस बन गया। ठीक है, तो पहले वो हाइड्रेटेड सॉल्ट था क्योंकि उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन था .5H2 और जब हीट किए तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो वो एनहाइड्रस बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो CuSO4.5H2 जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोले हैं वो ब्लू कलर का है। हीट किए CuSO4 + 5H2 ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया जो कि डर्टी व्हाइट या व्हाइट भी बोल सकते हो। और इट रीगेन्स इट कलर बाय एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट बिकम्स ब्लू इन कलर। और वो वापस से ये वाला जो रिएक्शन होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। हीट करो लूज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, वापस से मॉइस्चर में के प्रेजेंस में वापस से गेन हो गया और वापस से ब्लू कलर हो गया। बी है नेम द कंपाउंड whose one formula unit is associated with 10 water molecules, now as it prepare give equation to related reaction give two compounds। तो इसमें 10 जो है वो कनेक्टेड होता है, तो जब भी 10.10H2 है इसका मतलब ये जो है वो वॉशिंग सोडा है और कुछ भी नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं, जो वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग है ना यार, उसका तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लंबा जो अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी का है ना, किसी सॉल्ट का अगर सबसे लंबा मैन्युफैक्चरिंग है ना तो वो आपका कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा का है। क्योंकि वॉशिंग सोडा का जो तीनों रिएक्शन है ना वो हर एक रिएक्शन किसी ना किसी एक में आपको काम आएगा, तो इसीलिए इसको जरूर याद कर लेना। तो बी का आंसर है Na2CO3.10H2। इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेटेड उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है और 10 है तो डेकाहाइड्रेट बोला गया है। ये वॉशिंग सोडा है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस। इसको CO2 गैस पास किया जाता है अमोनिकल ब्राइन जो ऑप्टेंड होता है उसके कारण। तो देखो पहला जो रिएक्शन है इसमें NH3 + H2O + CO2 + NaCl, इससे क्या बना, NaHCO3 बना, NH4Cl बना। अच्छा ये जो NaHCO3 बना ये एक्चुअल में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला लाइन इसका रिएक्शन है वो आप बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग में भी याद रख सकते हो और इसका तो है ही। उसके बाद NaHCO3 को हीट किया गया तो Na2CO3 + H2O + CO2 दिया। ये सेकंड वाला रिएक्शन हम लोग बार बार पढ़ते हैं किसके लिए, कि वो जो केक और ब्रेड है वो कैसे फ्लफी बन जाता है या कैसे स्वेल कर जाता है हीट करने के कारण, जो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं उसके कारण। तो सेकंड वाला रिएक्शन आप इसलिए भी याद रखो क्योंकि इसको आपको लिखना पड़ेगा कि क्या कैसे ब्रेड और केक जो होता है उसका साइज स्वेल कर जाता है जब उसको हीट करते हैं। तो सेकंड वाला रिएक्शन उसके लिए याद कर लिए। और थर्ड वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, Na2CO3 + 10H2O। और ये आपका एक ऐसा रिएक्शन है जो आप याद कर ले सकते हो कि क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जो होता है या हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड करने के बाद कैसे फॉर्म होता है। तो Na2CO3 + 10H2O gives us Na2CO3.10H2। तो ये तीनों जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। यूजेस क्या है इसका, तो इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है और वहीं ग्लासेस को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए और भी बहुत यूज है।
अगला है मेटल X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। एक मेटल है जो कि H2SO4 से रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है effervescence, ठीक है ना। और द गैस इवॉल्व इज एक्सटिंग्विशिंग, और जो गैस निकलता है वो एक्सटिंग्विश करता है बर्निंग कैंडल्स को, ठीक है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन इज कैल्शियम सल्फेट, अगर एक सब्सटेंस जो उसमें फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम सल्फेट है, तो बताओ एक्स जो है वो क्या है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकता है। अगर मैं भी इसको अपेयर करूं या मैं भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखूं तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है। हमेशा याद करना कि जो ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू CO2 के कारण होता है, ठीक है ना। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस जो प्रोड्यूस हुआ वो CO2 के कारण हुआ। और कौन सा रिएक्शन में हो रहा है, H2SO4 जो कि एसिड है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है H2SO4, तो एफरवेसेंस कब देता है, जब वो मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब किसी मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो यानी मेटल कार्बोनेट हो और वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो ब्रिस्क एफरवेसेंस काउज करेगा। और इससे CO2 गैस रिलीज होगा, और ये CO2 जो है वो बर्निंग ऑफ कैंडल्स को एक्सटिंग्विश करने या बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि CO2 जो होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो कैंडल जो है होगा वो एक्सटिंग्विश कर जाएगा। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चला कि यार वो जो मेटल है वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, जिसके कारण H2SO4 से CO2 रिलीज हुआ। सेकेंड थिंग इसके साथ क्या है कि अब उस सब्सटेंस जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम सल्फेट है। तो कैल्शियम दिखा मेरे को और मेरे को पता है वो कार्बोनेट है, इसका मतलब जो एक्स सब्सटेंस है वो और कोई नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो कैल्शियम सल्फेट से मेरे को कैल्शियम मिला, और H2SO4 CO3 कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे एफरवेसेंस देता है। तो यानी X जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो गैस रिलीज हुआ वो CO2 है। और अब देख सकते हो कि CaCO3 जब H2SO4 से रिएक्ट किया तो वो CaSO4 दिया, H2O दिया और CO2 दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेटल एंड मेटल वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे भी है कि क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ। जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो देगा मेटल सॉल्ट देगा, H2O देगा और CO2 देगा। और ब्रिस्क एफरवेसेंस वाला जो क्वेश्चन है वो इसी से एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम वन एंटासिड, हाउ डज इट हेल्प रिलीव इंडाइशन। तो एंटासिड में वही NaHCO3 जो कि आपका है बेकिंग सोडा, उसको इस्तेमाल किया जाता है। अ फार्मर ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल, व्हाई डज द फार्मर ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम। तो देखो जो फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है वो फर्टिलाइजर्स का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल हम लोग एसिडिक फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक बेस है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का है और उसको सॉइल में यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो मिट्टी है वो एसिडिक है। क्योंकि कोई भी चीज आप ग्रो करोगे तो वो बेटर ग्रो करता है जब वो जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो, ठीक है ना, ना ही एसिडिक हो ना ही बेस हो। तो अगर वो एसिडिक है, अगर मिट्टी एसिडिक है, मिट्टी का पीएच कम है, तो हम बेसिक यूज करते हैं फर्टिलाइजर। और अगर मिट्टी का पीएच आपका बेसिक है, पीएच ज्यादा है, तो हम लोग एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो यहाँ CaCO3 यूज किया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जा रहा है। इसका मतलब मिट्टी का जो नेचर है, द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, द फार्मर वांट्स टू मेक इट neutral by adding quicklime which is good for crops. What are strong and weak acids? Strong acids किसको बोलेंगे और weak acid किनको बोलेंगे। तो देखो strong acid और weak acid दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक उनके पास कितना हाइड्रोजन है और कितना वो डिसोसिएट कर रहे हैं। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड उनको बोलेंगे जो अपना सारा आयंस को दे दे, सारा H+ आयन दे दे, अगर 4 है तो चारों दे दे, या 3 है तो तीनों दे दे, या 1 है तो एक कंप्लीटली वो डिसोसिएट कर ले, कंप्लीटली आयंस दे दे, तो वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर 2 है बट 1 दे रहा है, 3 है बट 2 दे रहा है, 4 है बट 1 दे रहा है, तो वो वीक एसिड के काउंट में आता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब होता है कि H+ आयन वो कितना दे रहा है। और वीक एसिड्स क्या होता है, जो कंप्लीटली नहीं आयोनाइज होता है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं, जैसे HCl है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और वन मोर थिंग कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसके कंपैरिजन में मिनरल एसिड ऑलवेज स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दो मिनरल एसिड है, और वहीं सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड
और फॉर्मिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है, न्यूट्रिक एसिड आई थिंक ये भी मिनरल एसिड है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो आपका है HCl है। मैंने जैसे बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड होते हैं, तो उसमें HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है और न्यूट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है, तो ये भी HNO3 है। और वीक एसिड है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये मिनरल एसिड है। ठीक है ना। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। और दो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो आपका कितना है H प्लस आयन और कितना वो डिसोसिएट कर रहे हैं, कितना हाइड्रोजन एटम है और कितना H प्लस आयन दे रहे हैं। What is the color of FeSO4.7H2O crystal? How does the color change upon heating? Give valence chemical equation. फिर से वही हाइड्रेटेड वाला कॉन्सेप्ट है कि जो FeSO4.7H2 है वो पेल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना, पेल ग्रीन कलर का होता है और वो डर्टी व्हाइट हो जाता है जब वो लूज करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो FeSO4.7H2 हीट किया था, FeSO4 प्लस 7H2 सिर्फ डॉट प्लस में चेंज हो जाता है जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है। तो What is universal indicator? What is universal indicator? ठीक है ना। तो देखो, नेचुरल इंडिकेटर जो होता है, olfactory इंडिकेटर जो होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, उसके अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है जो चाहे एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, सबको बता देता है कि वो क्या है। ठीक है ना। और ये क्या है, तो पीएच है। पीएच एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है और ये मिक्सचर होता है बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का, जिसको जिस सब्सटेंस को हमको डिटेक्ट करना होता है उसको जब पीएच के मिक्सचर से डिसॉल्व करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कलर देता है और उस कलर को हम लोग पीएच स्केल से मैच करते हैं और उसके कलर के अकॉर्डिंग फिर उसका पीएच वैल्यू डिसाइड होता है। Write the chemical equation involved in the preparation of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका को वही जो क्लोरल प्रोसेस है उसके थ्रू बनता है। NaCl और H2 है जो कि ब्राइन है और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो NaOH H2 और Cl2 देता है। इसको क्लोरल प्रोसेस बोला जाता है। अगला है नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैंने बताया कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेकिंग सोडा से, तो सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होता है और जो बेकिंग सोडा है वो आपका Na2CO3.10H2 होता है। तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2 या आप Na2CO3 भी लिख के छोड़ सकते हैं। What happens when it crystallized from its aqueous solution? aqueous solution से जब क्रिस्टलाइज होता है तो ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है Na2CO3.10H2। What is tooth enamel chemically? Tooth enamel chemically क्या होता है? State the condition when it start corroding. What happens when food particles left in the mouth after eating degrade? Why do doctors suggest use of toothpaste powder, toothpaste to prevent tooth decay? तो ये एक टॉपिक जो है वो कंप्लीटली सारा कुछ कंटेन कर ले रहा है इस क्वेश्चन में जो टूथ डिके से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमारा जो दांत होता है उसका जो व्हाइट लेयर होता है इनेमल, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि बेस होता है। स्टेट द कंडीशन व्हेन इट स्टार्ट कोरोडिंग। जब माउथ के अंदर का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, पीएच घट जाता है माउथ का, तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एसिडिक नेचर के कारण। और ये एसिडिक क्यों होता है? द फूड पार्टिकल व्हिच आर लेफ्ट इन द माउथ फॉर्म एसिड व्हिच काउज टूथ डिके। जो माउथ में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स होता है उसमें शुगर प्रेजेंट होता है और वो शुगर्स को बैक्टीरियाज डिकम्पोज करते हैं एसिड्स में और वो एसिड्स फिर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके टूथ डिके फॉर्म करते हैं। और डॉक्टर जो है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है और वो माउथ में प्रोड्यूस हुआ जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डिके को प्रिवेंट कर देता है और हम लोग को टूथ डिके होने से बचा देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर स्लेग लाइम एट 313 केल्विन। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन टू स्टेट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा क्योंकि स्लेग लाइम जो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है CaOH का होल 2 और उसके साथ जब क्लोरीन पास किया जाएगा Cl2 313 केल्विन पे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O फॉर्म होगा। और जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में। एट द सेम टाइम वो ब्लीचिंग एजेंट भी है इसलिए तो इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। अगला है व्हिच गैस इज इवॉल्व्ड when sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid। तो कार्बोनेट है वंस अगेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये मेटल एंड मेटल चैप्टर से भी रिलेटेड है कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। कर्ड इज नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स व्हाई।
तो कर्ड कर्ड जो होता है वो सॉर होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और ब्रास जो है वो एक मेटल है, और मेटल और एसिड का रिएक्शन जो होता है वो पॉइजनस होता है, क्योंकि मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और कर्ड जो है वो एसिड है, ठीक है ना। तो इसीलिए पिकल्स या कर्ड को हम लोग कोई भी मेटल के यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन जो होगा वो साल्ट फॉर्म करेगा और वो साल्ट में भी पॉइजनस हो सकता है, हार्मफुल हेल्थ के लिए हो सकता है। नेम द गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन अ डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, H2 गैस लिबरेट होगा। ये एक मेटल एंड मेटल चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट विल इवॉल्व H2 गैस। और इसको टेस्ट किया जाता है, पॉपसॉन टेस्ट से इसको टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्यूम्स निकल रहा है हाइड्रोजन का, उसके नजदीक आप बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक लेके जाओ तो पॉप साउंड सुनाई देगा। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन का वेट हो रहा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम जो बेकिंग सोडा है वो टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है। ये वाला टॉपिक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले टॉपिक से है, सॉल्ट से है। तो अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब वाटर को मिक्स करते हैं जिप्सम के साथ तो वो हार्ड हो जाता है, सेट हो जाता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो ये कंपाउंड और कोई नहीं है बल्कि पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका केमिकल प्रिपरेशन कैसे है, वो केमिकल इक्वेशन देखिए इसका। CaSO4.2H2O जो होता है वो जिप्सम है, और उसको 373 केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्न हीट करते हैं तो वो CaSO4.5H2O देता है और 3 हाफ H2O भी देता है। 373 डिग्री केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, CaSO4.5H2O दिया जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और हाफ 3/2 यानी 1/2 H2O देगा। मेंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूज क्या होता है, तो ये इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्चर बोन्स को सेट करने के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडा इसलिए क्योंकि Na है और कॉस्टिक सोडा NaOH को बोला जाता है। तो एक और नाम आप याद कर लीजिए, NaOH को कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। तो NaOH HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl और H2O देगा। उसके बाद जिंक जो है वो कॉस्टिक सोडा, तो ZnNaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2 देगा जो कि सोडियम जिंकेट होता है और H2 देता है। ये सेकंड वाला रिएक्शन बहुत अनकॉमन रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम जिंकेट कैसे फॉर्म होगा। तो जिंक जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2 देगा जो कि सोडियम जिंकेट है और हाइड्रोजन गैस। और लास्ट वन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब CO2 को पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि यहाँ रिएक्शन में भी शो किया जा रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है लाइम वाटर, उसके साथ CO2 को पास करवाया जा रहा है तो वो दे रहा है CaCO3 जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्लस वाटर। तो ये इस लेक्चर सीरीज का एंड हो रहा है। मैंने डिस्कस कर दिया एसिड बेसिस सॉल्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स को डील करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।